दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे यूपी की। और यूपी की इसलिए क्योंकि वहाँ पर यूपी विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। और वो सत्र इसलिए बुलाया गया था कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। अब कहेंगे कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और ये क्यों यूपी जैसे राज्य में जहाँ पे विधानसभा का चुनाव अगले 4 महीनों में होना है वो महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप याद करें कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुनकर वहाँ पर नियुक्त हुए, उसके बाद से डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। और 4 महीना पहले यानी कि चुनाव के 4 महीने के पहले ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अब जब सरकार और विधानसभा भंग होने वाली है, अगले 4-5 महीनों में चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी ने वहाँ पे डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने का फैसला किया। और वो चुनाव जो है वो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण और खासा दिलचस्प हुआ। वो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी ने जो एक परंपरा जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल, ट्रेडिशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वहाँ पर उसके उलट जाते हुए उन्होंने विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी, उसके कैंडिडेट के यानी कि समाजवादी पार्टी के एमएलए को ही, जो रेबल एमएलए है, उसको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट का ताज पहना दिया। तो क्या है इसकी पूरी पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करते हैं प्योर पॉलिटिक्स में। याद कीजिए लोकसभा यानी कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सदन से चुनकर आते हैं और जहां पर लोकसभा स्पीकर के रूप में इस समय राजस्थान के ओम बिरला मौजूद हैं। तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, लेकिन लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। कई बार विपक्षी दलों ने इसकी मांग उठाई कि जब ओम बिरला का चयन हो गया, चुनाव हो गया, तो डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना चाहिए। जो संसदीय मर्यादा और प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि पिछले लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ था, लेकिन इस लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है और सरकार का 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। अब बचे हुए 2.5 साल में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा नहीं होगा, या लोकसभा बिना डिप्टी स्पीकर के ही चलेगी, ये एक तरह से सरकार को तय करना है। उसी तर्ज पर यूपी विधानसभा में एक इंटरेस्टिंग जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है कि एक दिन की विधानसभा सत्र बुलाई गई। विधानसभा सत्र इसलिए बुलाई गई कि वहाँ पे डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना था। और डिप्टी स्पीकर का चुनाव क्यों करना था? क्योंकि जब 4.5 साल तक आपने डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं किया, तो 4 महीने के लिए डिप्टी स्पीकर के चुनाव करने की क्या जरूरत आन पड़ी भाई? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल अलग अलग राजनीतिक कोनों से उठ रहे हैं। क्योंकि 4.5 साल तक अगर डिप्टी स्पीकर के बिना विधानसभा चली तो 4 महीना एक तरह से ये अंतिम सत्र विधानसभा का होगा। और अगर शीत सत्र बुलाने की ज़रूरत आन पड़ी तो एक तरह से अगले 4 महीने के लिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव क्यों हो रहा है? वैसे अगर आप देखें तो यूपी विधानसभा में ये 14 साल के बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है यूपी के विधानसभा के लिए। और राज्यों में भी आप तकरीबन देखेंगे कि कई सारे राज्यों में डिप्टी स्पीकर नहीं है। वहाँ पर जो विधानसभा सत्र होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वो 2 दिन के 3 दिन के विधानसभा सत्र होते हैं, जो कि अगर आप पार्लियामेंट की तुलना करें विधानसभा राज्यों की विधानसभा से, तो पार्लियामेंट का जिस तरह से लंबा सत्र होता है और कम से कम 3 और 4 सत्र होते हैं, उस तरह से विधानसभाएं नहीं चलती हैं। विधानसभा में जो सत्र होते हैं 2 दिन 3 दिन के, और सिर्फ कामकाज निपटाने के लिए सत्र होते हैं। तो खैर ये बात विधानसभा सत्र की। इससे पहले जो डिप्टी स्पीकर यूपी विधानसभा में थे वो बीजेपी के थे, यानी कि 2000 और 2007 का जो रिजीम था वहाँ पर डिप्टी स्पीकर बीजेपी का था। लेकिन 2007 के बाद बहन जी यानी कि मायावती की सरकार आई, तब भी डिप्टी स्पीकर नहीं बना। 2007 के बाद जब 2012 में अखिलेश की सरकार आई, तब भी डिप्टी स्पीकर नहीं बना। और उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए बीजेपी ने भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि चूंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तकाजा है कि डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, इसलिए 4 महीने के लिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर का चुनाव करा लिया। तो क्या सचमुच पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तकाजा है या पॉलिटिक्स कुछ और है? तो उस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे डिप्टी स्पीकर के चुनाव में हुआ क्या है, खेल क्या हुआ है?
बीजेपी ने एक रेबल एमएलए जो समाजवादी पार्टी का रेबल एमएलए है और नरेश अग्रवाल के बेटे, नरेश अग्रवाल एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे और जब उनकी राज्यसभा नॉमिनेशन कट गई, जब जया बच्चन को एकोमोडेट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने नरेश अग्रवाल को टिकट नहीं दिया तो नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए और उनके बेटे जो विधायक हैं वो काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी से खफा हैं, यानी कि बागी हैं। बीजेपी ने उन समाजवादी पार्टी के रेबल एमएलए को, जो कि समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी ने जो स्पीकर हैं यूपी विधानसभा के, उनसे अपील लगाई थी कि इसे पार्टी से निकाल दिया जाए क्योंकि ये पार्टी की जो मूल विचारधारा है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और बीजेपी के साथ ये जुड़े हुए हैं। लेकिन स्पीकर ने उनकी अनुशंसा पे काम नहीं किया और स्पीकर ने फैसला दिया कि वो समाजवादी पार्टी के ही सदस्य हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। तो उस रेबल एमएलए को बीजेपी ने डिप्टी स्पीकर के पद पे चुनाव पे उनको समर्थन दिया और चूंकि बीजेपी का बहुमत सदन में है 303 एमएलए, तो इसलिए डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे वो निर्वाचित भी हो गए। समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट अपना दिया था वो कैंडिडेट एक पुराने लेजेंड जो 6 टन के एमएलए हैं उनको दिया था, जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है। अब इस पूरे चुनाव के पीछे की जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स बीजेपी ने नितिन अग्रवाल, जो नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, उनको इसलिए टिकट दिया और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे बिठाया है क्योंकि बीजेपी को लगता है जो वैश्य कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो बनिया कम्युनिटी है, वो बीजेपी से पिछले कुछ सालों में एक तरह से कई सारी वजहें, जिसमें जीएसटी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि वो थोड़ी बहुत नाराज रही है। और चूंकि जिस तरह से कैबिनेट हाल का एक्सपेंशन हुआ था उसमें कोई वैश्य कम्युनिटी को जगह नहीं मिली थी, तो योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि चलो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, यानी कि वैश्य कम्युनिटी को जगह भी मिल जाएगी सरकार में, या फिर कहें कि ये कह सकती है सरकार कि उन्होंने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को पालन करते हुए, उसका पालन करते हुए वैश्य कम्युनिटी के व्यक्ति को, जो यंग हैं, उनको उन्होंने डिप्टी स्पीकर बना दिया। और इस तरह से वैश्य कम्युनिटी, जो बीजेपी एक तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन और कास्ट अलायंस के दम पर 2017 में चुनाव जीती थी, जिसमें तमाम सारे कास्ट, जिसमें कि ओबीसी और बैकवर्ड कम्युनिटी को साथ लेकर बीजेपी बढ़ी थी, तो एक तरह से अपर कास्ट का एक नुमाइंदा, जिस तरह से ब्राह्मण के ऊपर बीजेपी का फोकस है और उसी तरह से वैश्य कम्युनिटी को एकोमोडेट करने के लिए नितिन अग्रवाल की प्लेसमेंट वहाँ पे की गई है। अब समाजवादी पार्टी इस पूरे डिप्टी स्पीकर के चुनाव को बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की राजनीति में तब्दील करना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी ने एक डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है कि जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होता है वो विपक्ष के दल को मिलता है और विपक्षी दल को वो मौका न देते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के रेबल कैंडिडेट को डिप्टी स्पीकर बना दिया। तो एक तरह से बैकवर्ड कम्युनिटी की उपेक्षा हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो बैकवर्ड कम्युनिटी से, कुर्मी समुदाय से था। तो समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की है, वो उसको प्रोट्रेट करना चाहती है। वो ये कहना चाहती है कि किस तरह से बीजेपी ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया, क्योंकि 2004 और 2007 में जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिला था और उस समय जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया था। लेकिन बीजेपी इस बार संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है। तो 2 तरह से लड़ाई है, एक लड़ाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की है, दूसरा की संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया गया। बीजेपी अपने कास्ट कॉलिशन को देख रही है कि किस तरह से वैश्य कम्युनिटी को एकोमोडेट किया जाए। यूपी के चुनाव में चूंकि कैबिनेट एक्सपेंशन में जगह नहीं मिली, तो इसलिए वैश्य कम्युनिटी के नुमाइंदे को डिप्टी स्पीकर के रूप में एकोमोडेट करके वो उस कास्ट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि 4.5 महीने के लिए, 5 महीने के लिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव करके कोई विधानसभा के गुणात्मक वहां पर जो इफिकेसी है, क्योंकि अगर विधानसभा का सत्र ही नहीं होगा तो वहां डिप्टी स्पीकर क्या करेगा। तो कुल मिलाकर एक ऑर्नामेंटल पोस्ट की पॉलिटिक्स यूपी में इस समय पूरी तरह से हावी है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।